नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, चाइना की रातों की नींद हराम करने वाली एक ऐसी खबर आ रही है जिसने ड्रैगन के पसीने छुड़ा दिए हैं। चाइना की नाक के ठीक नीचे जापान और हिंदुस्तान मिलकर के एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं जिसकी गूंज सीधे साउथ चाइना सी से लेकर के हिमालय की चोटियों तक सुनाई देने वाली है। दोस्तों, जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, जिन्हें चाइना अपना सबसे बड़ा और कट्टर दुश्मन मानता है, वो सीधे भारत के असम के अंदर उतरने वाली है। ड्रैगन की नाक के ठीक नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी लीडरशिप के बीच में एक ऐसा ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है जो समंदर में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। दोस्तों, इस सीक्रेट और हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं होंगी, बल्कि समंदर के उस महाबली की डील फाइनल होने जा रही है जो सीधे तौर पर चाइना की नौसेना को काउंटर करने के लिए समंदर में हमारी अजेय ढाल बनने वाला है। अब दोस्तों यहां पर सवाल उठता है कि किस तरह से चाइना के सबसे बड़े दुश्मन की प्रधानमंत्री भारत से डील करने बीजिंग की नाक के नीचे पीएम मोदी से मिलने वाली है। किस तरह से जापान भारत के साथ में वो एग्रीमेंट करने वाला है जिसका इंतजार हमारा देश कई सालों से करता जा रहा था। जापान का वो कौन सा महाबली है जो हमारी ताकत बनाने टोक्यो से निकल करके सीधा आने वाला है और समंदर पर ड्रैगन के खिलाफ ढाल बनकर के तैनात होने वाला है। अब दोस्तों, असम में ऐसा क्या होने वाला है जिसने जिनपिंग सरकार की टेंशन को इस लेवल पर बढ़ा दिया है? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए आपको सबसे पहले जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बैकग्राउंड को समझना होगा। टोक्यो की सत्ता पर काबिज ये लीडर कोई आम राजनेता नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी और विदेश नीति के मामलों में इनका रुख इतना ज्यादा सख्त है कि चाइना के सरकारी मीडिया के अंदर इनके नाम से ही घबराहट स्टार्ट हो जाती है, थरथराहट स्टार्ट हो जाती है। इन्होंने जापान की मिलिट्री पावर को कई गुना बढ़ाने को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना रखा है। दशकों तक जापान ने एक शांतिवादी नीति अपनाई थी, लेकिन तकाइची की लीडरशिप के अंदर टोक्यो ने अपने सैन्य पावर को अभूतपूर्व तरीके से एक्सपेंड किया है। उनकी सरकार खुले तौर पर यह मानती है कि चाइना उनके देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसी खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए टोक्यो को अब एक ऐसे ग्लोबल पार्टनर की जरूरत है जो ड्रैगन की आंखों के अंदर आंखें डाल करके बात कर सके। और यही वजह है कि उनकी नजरें अब सीधी हमारे देश के ऊपर टिक गई है। दोस्तों, अब आपके दिमाग के अंदर ये सवाल कौंध रहा होगा कि अगर ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल समिट है तो इसे राजधानी नई दिल्ली की बजाय असम के अंदर क्यों आयोजित किया जा रहा है? और दोस्तों, यहीं पर असली जियोपॉलिटिकल खेल स्टार्ट होता है। दोस्तों, असम कोई साधारण राज्य नहीं है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का एंट्री पॉइंट है और नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं सीधे तौर पर चाइना से लगती हैं। बीजिंग हमेशा हमारे इन सीमावर्ती इलाकों को लेकर के एक झूठ और भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। ऐसे के अंदर जापान जैसे ताकतवर देश की टॉप लीडरशिप का डायरेक्टली असम के अंदर आना और वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में बायलैटरल टॉक करना चाइना के इस गाल पर एक बड़ा ही कूटनीतिक तमाचा है। दोस्तों, ये दुनिया को साफ मैसेज देता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और दुनिया की बड़ी ताकतें हमारी संप्रभुता के साथ में मजबूती के साथ में खड़ी हैं। असम में होने वाली इस मीटिंग का एजेंडा सिर्फ राजनीतिक नहीं है। सनाए तकाइची के साथ जापान की 50 से ज्यादा टॉप बिजनेस लीडर्स भी आ रहे हैं। दोस्तों, इसके अंदर सुजुकी मोटर के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी से लेकर के ट्रेडिंग कंपनी इटोचू और टोयोटा तसुशु के जैसे दिग्गज कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स भी इंक्लूड हैं। ये कोई रूटीन बिजनेस ट्रिप नहीं है। जापान हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा पार्टनर रहा है। जब ये जापानी कॉरपोरेट दिग्गज असम की जमीन के ऊपर कदम रखेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के अंदर रोड्स, ब्रिजेस और एडवांस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का जाल बिछाया जाएगा।
दोस्तों, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए भारत और जापान मिलकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट खड़ा कर रहे हैं, उसकी शुरुआत इसी समिट से और ज्यादा आक्रामक रूप लेने वाली है। लेकिन इस दौरे का सबसे बड़ा और सबसे थ्रिलिंग हिस्सा वो है जो समंदर की गहराइयों में चाइना का काल बनने वाला है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो इस दौरे के दौरान सबसे ज्यादा फोकस जिस चीज के ऊपर रहने वाला है वो है जापान का मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट। मोगामी क्लास कोई आम युद्धपोत नहीं है, इसे दुनिया के सबसे एडवांस और साइलेंट वॉरशिप्स के अंदर गिना जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ये युद्धपोत दुश्मन के रडार सिस्टम्स को चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम है। समंदर के अंदर ये इतनी खामोशी से चलता है कि जब तक दुश्मन को इसकी मौजूदगी का एहसास होता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। अब दोस्तों समझिए कि ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पिछले कुछ सालों के अंदर चाइनीज नेवी ने हिंद महासागर के अंदर अपनी घुसपैठ बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। उनकी सबमरीन्स, उनके जासूसी जहाज अक्सर हमारे समंदर के आसपास मंडराते रहते हैं। इस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी नेवी को एक ऐसे फ्रिगेट की जरूरत है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर मास्टर हो। दोस्तों, मोगामी क्लास फ्रिगेट इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। इसका रडार सिस्टम्स, इसका सोनार सिस्टम और इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस है कि समंदर की डीप गहराइयों के अंदर छुपी हुई किसी भी चाइनीज सबमरीन को ये आसानी से ट्रैक करके तबाह कर सकता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जापान सिर्फ ये वॉरशिप हमें बेचना नहीं चाहता, बल्कि वो एक ऐसा ऑफर लेकर के आ रहा है जिसे ठुकराना इम्पॉसिबल लगता है। टोक्यो चाहता है कि इस मोगामी क्लास फ्रिगेट को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हमारे ही देश के अंदर बनाया जाए। इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जापान अपनी सबसे सीक्रेट और एडवांस वॉरशिप बनाने की तकनीक हमारे साथ में साझा करने को रेडी है। हमारे शिपयार्ड्स के अंदर जब ये जापानी तकनीक से लैस युद्धपोत बनना स्टार्ट होंगे तो ये ना सिर्फ हमारी नेवी की ताकत को बढ़ाएंगे बल्कि हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। दोस्तों, दुनिया के बहुत कम देश अपनी फ्रंटलाइन मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के साथ इस तरह से शेयर करते हैं, लेकिन जापान ये कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि एशिया के अंदर ड्रैगन को रोकने का मादा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के पास में है। दोस्तों, इस डील में एक और ऐसा ट्विस्ट है जो इसे पूरी तरह से डेडली बना देगा। दोस्तों, जापानीज वॉरशिप्स बेहतरीन रडार्स और स्टेल्थ फीचर्स को लेकर के आते हैं, लेकिन जब बात फायर पावर की आती है तो दुनिया में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं है। जापान इस बात के लिए पूरी तरह से राजी है कि इस मोगामी क्लास फ्रिगेट की डिजाइन के अंदर इस तरह से चेंजमेंट्स किए जाएं ताकि उसे हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके। दोस्तों, जरा सोच करके देखिए उस कॉम्बिनेशन के बारे में, जापान की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो दुश्मनों की नजर से हमें बचाएगी और हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें जो पलक झपकते ही हमारे दुश्मन के बेस को खाक में तब्दील कर देंगे। ये जापानी दिमाग और भारतीय बाहुबल का वो डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ फिलहाल तो छोटी आंख वाले चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के पास में बिल्कुल मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये महाबली मोगामी फ्रिगेट ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होकर के अंडमान निकोबार से लेकर के मलक्का स्ट्रेट तक पेट्रोलिंग करेगा तो चाइना के व्यापारिक और सैन्य जहाजों के लिए वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है। दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट वो समुद्री रास्ता है जहां से चाइना का 80% से ज्यादा तेल और ट्रेड होता है। अगर कल को बॉर्डर के ऊपर कोई भी टेंशन क्रिएट होती है तो समंदर में तैनात ये मोगामी फ्रिगेट चाइना की इकोनॉमी की इस नब्ज को जब चाहे तब दबा सकता है। यही वो कूटनीतिक दबाव है जो बीजिंग को सबसे ज्यादा डरा रहा है। दोस्तों, इस समिट से एक बात और पूरी तरीके से साफ हो जाती है, वो ये कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अब फैसले किसी एक देश की दादागिरी से नहीं होंगे। पिछले 2 दशकों का अगर हम बारीकी से एनालिसिस करें तो टोक्यो एंड न्यू दिल्ली के रिश्ते सिर्फ ट्रेड तक नहीं हैं। दोनों देश लगातार साझा मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, चाहे वो हवा में वीर गार्जियन अभ्यास हो, समंदर में जीमैक्स हो या फिर जमीन पर धर्म गार्जियन।
दोस्तों दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने की तकनीक पर महारत हासिल कर रही हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत समंदर में ड्रैगन की हर हरकत का रियल टाइम डेटा दोनों देश एक दूसरे के साथ में साझा कर रहे हैं। दोस्तों सनाए तकाइची का ये दौरा इसी रणनीतिक पार्टनरशिप का एक अगला और सबसे एडवांस चरण है। दोस्तों एक तरफ फ्रांस और साउथ अफ्रीका जैसी जगहों के ऊपर ग्लोबल समिट्स के अंदर भारत के साथ में वो मंच साझा कर रही हैं और दूसरी तरफ वो खुद अपनी पूरी कैबिनेट और इंडस्ट्रियल पावर के साथ में असम की धरती पर उतरने वाली हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबी और गहरी प्लानिंग है। दोस्तों जापान के नीति निर्माताओं को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर एशिया के अंदर शांति और स्थिरता बनाए रखनी है तो उन्हें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के कड़े रूल्स को बदलना होगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से जापान ने किसी भी देश को हथियारों के एक्सपोर्ट पर सख्त बैन लगा रखा था, लेकिन अब खतरे को देखते हुए उन्होंने अपने नियमों को पूरी तरीके से बदल दिया है और इसका सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा फायदा सीधे तौर पर हमारे फोर्सेस को मिलने जा रहा है। दोस्तों जापान का ये कदम इस बात का भी सबूत है कि वो अब अपनी सुरक्षाओं के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। ग्लोबल डायनामिक्स तेजी से बदल रहे हैं, ऐसे में रीजनल पावर्स को आपस में मिलकर के एक ऐसा ब्लॉक तैयार करना पड़ रहा है जिसे कोई भी आक्रामक देश भेद भी ना पाए। दोस्तों भारत और जापान का ये अलायंस उस डिफेंस ब्लॉक की सबसे मजबूत ईंट बनने जा रहा है। असम की उस जमीन पर जहां कभी विकास की रफ्तार धीमी मानी जाती थी, वहां अब दुनिया की सबसे एडवांस इंडस्ट्रियल और मिलिट्री डील्स पर मुहर लगने वाली है। दोस्तों इस पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है। पूरी दुनिया की नजरें 1 जुलाई को होने वाली इस ऐतिहासिक समिट पर टिकी हुई हैं। साउथ कोरिया से लेकर के वियतनाम और फिलीपींस तक वो तमाम देश जो साउथ चाइना सी के अंदर ड्रैगन की हरकतों से परेशान हैं, वो इस समिट की कामयाबी की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि अगर मोगामी फ्रिगेट की ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो ये इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण होगी कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब चाइना के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही बल्कि ग्राउंड के ऊपर एक्शन ले रही हैं। डिफेंस सेक्टर्स के अंदर एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इस डील के बाद जापान और भारत के बीच स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी के जोन के अंदर भी कई बड़े एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में युद्ध सिर्फ जमीन और हवा और समंदर के अंदर ही नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस के अंदर भी एक साइलेंट वॉर लगातार चल रही है। जापान के पास में बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास दुनिया के सबसे टैलेंटेड आईटी प्रोफेशनल्स हैं। इन दोनों का तालमेल भविष्य के किसी भी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। असम में होने वाली इस मीटिंग का एक एक मिनट चाइना की खुफिया एजेंसियों की रडार पर है। वो ये जानने के लिए बेताब हैं कि बंद कमरों के पीछे और कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फाइनल हो रही है। लेकिन दोस्तों उन्हें जो चीज़ सबसे ज़्यादा चुभ रही है वो है इन दोनों देशों की लीडरशिप का कॉन्फिडेंस। अब वो दौर गुजर चुका है जब किसी देश के दबाव में आकर के फैसले बदले जाते थे। आज फैसले देश के हित और नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रख करके लिए जाते हैं। जापान से निकलने वाला ये मोगामी क्लास युद्धपोत जब समंदर की लहरों को चीरता हुआ हमारी नेवी के बेड़े में शामिल होगा तो वो दिन भारतीय नौसेना के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों के अंदर दर्ज हो जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ एक लोहे और स्टील का ढांचा नहीं होगा, ये प्रतीक होगा उस मजबूत पार्टनरशिप का जो किसी भी चुनौती के सामने सीना तान कर खड़ी हो सकती है। ब्रह्मोस की ताकत और स्टेल्थ की खामोशी मिलकर के समंदर के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर देंगी जहां कोई भी घुसपैठिया कदम रखने से पहले 100 बार सोचेगा। अब दोस्तों इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दरअसल समंदर की जो बिसात बिछाई जा रही है वो केवल मोगामी फ्रिगेट तक ही सीमित नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वो उसकी विशाल नेवी है। उसके पास जहाज़ों की गिनती बहुत ज़्यादा है, लेकिन युद्ध सिर्फ गिनती से नहीं जीता जाता है। युद्ध जीते जाते हैं तकनीक से, स्ट्रैटेजी से, मारक कैपेबिलिटी से। मोगामी क्लास में ये खास तरह का यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम लगा होता है।
ये कोई साधारण रडार नहीं है, ये एक ऐसा हाईटेक सिस्टम है जो 360 डिग्री में दुश्मन की किसी भी हलचल को स्कैन कर लेता है और इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी इतनी खामोश होती है कि दुश्मन के मॉनिटर पर यह सिर्फ एक छोटी सी लहर की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, आप गेस करिए, एक ऐसा भारी भरकम युद्धपोत जो समंदर में मौजूद तो है लेकिन रडार पर नजर भी नहीं आ रहा। यही वो जापानी इंजीनियरिंग है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। इस फ्रिगेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत कम क्रू की भी जरूरत पड़ती है। जहां दोस्तों आम युद्धों के ऊपर 200 से ज्यादा नौसैनिकों की जरूरत पड़ती है, वहीं दोस्तों इस जापानी महाबली को केवल 90 लोगों का क्रू बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और इस ऑटोमेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जहाज के अंदर हथियारों और मिसाइलों को स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है। और जब इसी एक्स्ट्रा स्पेस के अंदर हमारी ब्रह्मोस जैसी अचूक मिसाइलें लोड होंगी तो इसकी फायर पावर दुनिया के किसी भी आम फ्रिगेट से कई गुना ज़्यादा हो जाएंगी। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक ऐसा किला बन जाएगा जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रैगन की उस दुखती रग की जिसे दबाने के लिए ये पूरा प्लान तैयार किया गया है। दोस्तों, चाइना पिछले कई सालों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की एक पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है जिसके तहत वो भारत के चारों तरफ छोटे छोटे देशों में अपने पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो चाहे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो या फिर म्यांमार का कोई बेस। चाइना की कोशिश ये है कि वो हमें समंदर में चारों तरफ से घेर ले, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से पलट चुकी है। अब जापान जैसी आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति अपना खजाना और अपनी तकनीक हमारे साथ में साझा करेगी तो हम चाइना के इस घेरे को उसी की भाषा में जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, मोगामी फ्रिगेट सिर्फ हमारी तटों की रक्षा नहीं करेगा बल्कि यह हिंद ओशन के अंदर दूर दूर तक जाकर के हमारे समुद्री हितों की रक्षा भी करेगा और ड्रैगन को उसी के घर में घेरने का काम करेगा। दोस्तों, आपको यह भी समझना होगा कि यह सब कुछ दिनों के अंदर नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत छुपी हुई है। एक दौर था जब दुनिया के बड़े देश हमें सिर्फ एक बड़ा बाजार मानते थे जहां वो अपना सामान डंप कर सके, बेच सके, लेकिन आज इक्वेशन पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। आज दुनिया हमें एक मजबूत पार्टनर के रूप में देखती है जिसके बिना एशिया का कोई भी फैसला अधूरा है। जापान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसे अपने समुद्री व्यापार के रास्ते सुरक्षित रखने हैं तो उसे हमारी नेवी को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से लेकर के अदन की खाड़ी तक समंदर के हर अहम रास्ते के ऊपर अगर कोई देश मजबूती से पहरा दे सकता है तो वो केवल और केवल भारत है। असम की इस समिट के अंदर एक और बड़ा दांव खेला जाने वाला है। जापान ने हाल ही में सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप के सेक्टर के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। दोस्तों, आज के टाइम में मोबाइल फोन से लेकर के फाइटर जेट्स तक हर चीज के अंदर इन माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल इस मार्केट पर ताइवान और चाइना का बहुत बड़ा दबदबा है, लेकिन दुनिया अब चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। ऐसे में जापान के पास में चिप बनाने की जो लेटेस्ट मशीनरी और टेक्नोलॉजी है और हमारे पास जो टैलेंटेड वर्कफोर्स है वो मिलकर के एक ऐसा सप्लाई चेन डेवलप करेंगे जो चाइना की मोनोपोली को जड़ से खत्म कर देगा। अब दोस्तों, जब सनाए तकाइची और उनके साथ में आए 50 बिजनेस लीडर्स असम के अंदर बैठेंगे तो चर्चा इस बात पर भी होगी कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब बनाया जाए। साथ ही दोस्तों, हमारे इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी के बीच में जो बड़ा एग्रीमेंट चांद पर पहुंचने को लेकर के हुआ है उस पर भी बहुत बड़ा डिसीजन इस पर आने वाला है, क्योंकि भारत और जापान मिलकर के केवल धरती के ऊपर ही नहीं बल्कि चांद के ऊपर भी बहुत बड़ा गेम करने वाले हैं। और इसको लेकर के हमारा चंद्रयान 4 मिशन इस वक्त बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद में हमारा चंद्रयान 5 मिशन भी आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर हमारा सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है और वो है जापान। दोस्तों, जापान की टेक्नोलॉजी इसके अंदर इनेबल होगी और वो भी अपना एक्सप्लोरेशन चांद के ऊपर करना चाहेगा। दोस्तों, इस पूरी खबर के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। साथ ही आपको बताना चाहिए कि जापान के साथ में भारत को कौन सी पार्टनरशिप्स करनी चाहिए ताकि पूरे एशियन रीजन के अंदर चाइना को बैलेंस किया जा सके, क्योंकि इस वक्त
अमेरिका क्वाड जैसे संगठन से एक तरीके से किनारा कर रहा है और उसका कोई वजूद नहीं बचा है उस क्वाड के अंदर, जिसके अंदर जापान इंक्लूड है, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड है और अमेरिका है। लेकिन अमेरिका ने इस जोन को लेकर के अपने पैसकॉम के अंदर इंडो वर्ड को ही हटा दिया है। दोस्तों, आप इस पर अपनी राय जरूर लिखें, हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। नमस्कार।